दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी के कुछ PYQ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि PYQ जो होते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि ये सीटेट के PYQ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए बिहार टेट, यूपी टेट, DSSB और KBS सबके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, ये एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनको बनाने के लिए एक टीम होती है। वो जो क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं, वो जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, वो जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट देते हैं या किसी का बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो वो जो प्रैक्टिस सेट बनाने वाला होता है वो उतना एक्सपर्ट नहीं होता है जितना कि ये क्वेश्चन सेट करने वाला एक्सपर्ट होता है। इसलिए आप जब भी किसी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो सबसे पहले PYQ ही बनाएं, और ये PYQ आप बना कर देखें कि ये आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं एक बात और बता दूं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग PYQ को करेंगे नहीं, बल्कि PYQ को समझेंगे कि क्वेश्चंस बनते कैसे, क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं, मैं बहुत सारे YouTube चैनल पे मैंने देखा भी है कि बस क्वेश्चंस बताया, उसके सीधा ऑप्शंस बता दिए जाते हैं कि ये इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आप ये पढ़कर जाते हैं एग्जाम में कि इस क्वेश्चंस का ये आंसर है, तो आप क्वेश्चंस वहां जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसा कि इस बार हुआ, जिन्होंने क्वेश्चंस को समझा था, जो कॉन्सेप्ट को समझ कर गए थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने रटा था, जिन्होंने आंसर याद कर लिया था, उन्हें इस बार काफी दिक्कत हुई। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, क्योंकि रटना बिल्कुल एक तो गलत चीज है, ऊपर से रटने से आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, रटने से काम नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि जो आप करेंगे वो ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस के लैंग्वेज को चेंज करके दिया जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो चलिए आइए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया, ताकि मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। और एक बात और, आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग पहले वीडियो देखने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले हमने 20 तक कर लिए हैं, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। तो which of the following practice by a teacher is detrimental for a constructive teaching learning process? निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? हानिकारक पूछ रहा है। Which of the following practice by a teacher detrimental for a constructive टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या हानिकारक है? ठीक है, तो ऑप्शंस को देखेंगे तभी समझेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे ये देखने की, ये समझने की कि कौन सा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है और कौन सा ऑप्शन निगेटिव है। ठीक है, कंसीडरिंग स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल एसेसिंग देम वर्क, ये एक सही चीज है। जब टीचर बच्चे को एसेस करता है तो उसको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हर बच्चे का पेस जो है, पेस मतलब होता है उसका गति, मतलब हर बच्चे की सीखने की क्षमता, एक ही स्पीड में हर बच्चा नहीं सीखता है, हर बच्चे की सीखने की अपनी अपनी क्षमता होती है। तो जब टीचर असेसमेंट कर रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चे का जो है पेस अलग अलग होता है, मतलब सीखने का स्पीड हर बच्चे का
अलग अलग होता है। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है, हमें तो ढूंढना है हानिकारक जो निगेटिव चीज है, ठीक है। बीइंग सेंसिटिव एंड कंसिडरेट टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर, ये तो एक सही चीज है। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। जिस भी ऑप्शन में ये हो कि टीचर जो है वो बच्चे के प्रति सेंसिटिव है, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के प्रति सेंसिटिव है। सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब हुआ कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसके प्रति वो किस, उसका क्या मदर टंग है, वो कहाँ से रहने वाला है, कहाँ से बिलोंग करता है, इसके प्रति टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि टीचर को जो है हर बच्चे के कल्चर का सम्मान करना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में ये ऑप्शन हो कि टीचर हर बच्चे के कल्चर का सम्मान करता है, वो एक सही ऑप्शन होता है। तो बच्चे के प्रति टीचर को हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए और उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को जो है उसके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। एसेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स, ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि आप बहुत सारा मल्टीपल मोड्स यूज करें। आप हर बच्चे के लिए एक तरीका नहीं अपना सकते हैं ना असेसमेंट के लिए, आप कैसे अपनाएंगे जब उसके सीखने का तरीका अलग अलग है। वो हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर बच्चे का स्पीड अलग है, तो आप उसको एक तरीके से तो एसेस नहीं कर पाएंगे ना, आपको उसको एसेस करने के लिए भी अलग अलग तरीका अपनाना होगा। तो ये एक सही चीज है कि आप उसको एसेस करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाइए, ठीक है। और हमें ढूंढना क्या है, गलत, क्योंकि हानिकारक पूछा है, डेट्रीमेंटल, तो हम ढूंढेंगे कि गलत ऑप्शन कौन सा है। तो गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, ये एक गलत ऑप्शन है। कभी भी किसी भी नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट को कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको ब्लैक स्टार दे देते हैं, तो वो आगे इसके लिए मोटिवेट हो जाएगा करने के लिए। ये एक गलत बात है। पहली बात तो कहा जाता है कि बच्चा जो है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो, वो आप कोशिश करिए कि ऐसा करिए कि वो आंतरिक रूप से मोटिवेट हो। बाहरी मोटिवेशन काम नहीं करता है, उसमें भी ये बच्चे को लेबल लगाना कि तुम ब्लैक मतलब ब्लैक लिस्टेड हो, ब्लैक स्टार हो, ये तो एक बहुत ही निगेटिव चीज है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, ठीक है। एक बार आप लोग हिंदी में भी पढ़िए। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, काला स्टार कभी नहीं देना है, बच्चे को लेबल कभी नहीं करना है। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, ये भी एक अच्छी बात है। तो इसमें गलत बात पूछ रहा है कि हानिकारक क्या है, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें गलत बात पूछ रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Should intuitive thinking be encouraged in the classroom, मतलब कि क्या क्लासरूम में इंट्यूटिव थिंकिंग को इनकरेज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब हुआ कि पहले बच्चे को सोचने का मौका दो। अगर आप उसे हर चीज बता ही देंगे, हर चीज समझा ही देंगे, तो फिर उसको अपना दिमाग इस्तेमाल करने का मौका कहाँ मिलेगा। जबकि क्या कह रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट में, क्या कह रहा है कि बच्चा नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो खुद कंस्ट्रक्ट वो तभी करेगा जब आप उसे सोचने का मौका देंगे। तो सोचने का मौका उसको जरूर देना चाहिए। तो नो वाला ऑप्शन तो कट ही गया, सोचने का मौका तो देना ही चाहिए, ठीक है। नो वाला ऑप्शन कट गया। अब यस, चिल्ड्रन इंट्यूशंस एंड गेसेस हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग, यस, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। स्टूडेंट जो है उसका जो ये सहज ज्ञान, इसको कहते हैं सहज ज्ञान चिंतन, ये जो इंट्यूशंस है ये उसको क्या चीज में हेल्प करेगा, देयर कॉग्निटिव रीजनिंग को डेवलप करने में, उसके कॉग्निटिव रीजनिंग को डेवलप करने में ये चीज उसको हेल्प करेगा। इसलिए बच्चे को सोचने का मौका जरूर देना चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यस बट टीचर्स शुड इमीडिएटली टेल करेक्ट आंसर टू देम, नहीं, उस
तुरंत उसको नहीं सही आंसर बता देना। अगर आप मतलब कि टीचर बच्चे को तुरंत ही सही आंसर बता देगा तो फिर बच्चे को सोचने का मौका नहीं मिलेगा ना। बच्चे को पहले आप सोचने का मौका दीजिए, सोचो कैसे होगा, उसको हर तरह से सोचने का मौका दीजिए और आप उसको सोचने में हेल्प करिए। टीचर क्या होता है? टीचर फैसिलिटेटर होता है। बच्चा नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, टीचर क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा। ठीक है। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो पहले नहीं वाला तो ऑप्शन काट दीजिए। नहीं वाले में तो बच्चे को करा कि नहीं, उसको सोचने का मौका नहीं दीजिए, ये ऑप्शन तो गलत है। हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को तुरंत नहीं बताना है, पहले उसको सोचने का मौका देना है, सोचने में हेल्प करना है, उसको उत्तर तक, आंसर तक पहुंचने में हेल्प करना है, ना कि सीधे उसको बता देना है। ठीक है, सीधे उसको बता नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ए सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशन बेस्ड ऑन learners prior experience helps learners to build conceptual understanding। मतलब बच्चे का जो प्रायर एक्सपीरियंस है, मतलब उसका पहले का जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हेल्प करता है उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में। कब? जब टीचर जो है वो डिस्कशन को जो है विजुअल उसके द्वारा फॉलो करता है। दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन तो भारी भरकम लग रहा है सुनने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कह रहा है कि जब टीचर उसको बहुत कुछ दिखाएगा, दृश्यों का एक संग्रह इस्तेमाल करने देगा, तो इससे क्या होगा? उसको बहुत कुछ देगा देखने, विजुअल चीज देगा कि ये देखो, ये भी देखो, ये एग्जांपल देखो, वो देखो, ये देखो। उसके बाद क्या करेगा? उसको उसका जो प्रायर एक्सपीरियंस है, उसका जो पूर्व ज्ञान है, उससे उस चीज को जोड़ेगा। तो इससे क्या होगा? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। अब बात समझ में आ गई? तो ये एक सही चीज है। टीचर का क्या काम होता है कि आप जो भी चीज उसको दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको क्या करिए? बच्चे के प्रायर एक्सपीरियंस से जोड़िए, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़िए। अगर आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप उसके पहले के ज्ञान से उसको नहीं जोड़ रहे हैं, तो बच्चा नहीं समझेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए? पहले उसका प्रीवियस नॉलेज जानना चाहिए कि आखिर बच्चे को आता क्या है। आप बच्चे को क्या आता है ये जानेंगे तभी तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाएंगे ना। पहले आपको नींव तो ढूंढना पड़ेगा। और अगर बच्चे को कुछ आता ही नहीं है तो आप बताएंगे क्यों? क्या बताएंगे? ऐसा होता नहीं कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ तक समझ पा रहा है, किस बात को समझ पा रहा है, उसी लेवल पर जाकर आप उसे सिखाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए? उसका प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब उसका पहले का ज्ञान जरूर जानना चाहिए कि बच्चा कहाँ तक जानता है। तो ये क्या होता है? एक सही चीज होती है। ठीक है। Learners actively construct their own knowledge by connecting new ideas to existing ideas on the basis of materials activities। क्या कह रहा है? इसलिए जानना चाहिए क्योंकि वो जो है पहले का जो नॉलेज है उसी को यूज करके क्या करेगा? अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। यही तो है आजकल के इस सिस्टम में, आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि बच्चा नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये बात भी सही है। अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करेगा। जो उसका पहले का नॉलेज है उसको आप जो एक्टिविटी कराएंगे उससे जोड़ के वो क्या करेगा? वो खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ए भी सही और आर भी सही, और ए जो है, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ में आ गया क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चे को जब भी पढ़ाइए तो उसके नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़िए। ये एक अच्छी बात होती है। और दूसरा उसका रीजन क्या दे रहा है? क्योंकि अगर प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे तो बच्चा जो भी एक्टिविटी आप कराएंगे उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, दोनों बात सही है और उसका आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन लर्न इन ए। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है।
चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन क्या किसी भी का, एक बात आप याद रखिए, लर्निंग जो है होती है, लर्निंग जो होती है वो हमेशा स्पाइरल होती है, लर्निंग हमेशा स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं। तो जहां भी लीनियर आ जाए वो नहीं होगा, ठीक है, लीनियर नहीं। लर्निंग क्या होती है, स्पाइरल। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ये जब आप लर्निंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि लर्निंग क्या होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लर्निंग जो है वो स्पाइरल है। लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में चलना, लर्निंग एक लाइन में नहीं चल सकता ना ही डेवलपमेंट लीनियर है और ना ही लर्निंग लीनियर है। क्या है, ये स्पाइरल है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। To provide a conducive environment for learning, a teacher should अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को, अब शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये तो आप एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि करना क्या चाहिए। फोकस only on emotions of students and ignore cognitive aspect। पहली बात तो ओनली वाला ऑप्शन तो गलत ही होता है हमेशा। उसके बाद क्या करना है, आप सिर्फ उसके इमोशन पे ध्यान देंगे और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करेंगे, नहीं, हर चीज पे आपको ध्यान देना है, इमोशन पे भी ध्यान देना और कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है फोकस ओनली कॉग्निटिव एस्पेक्ट एंड इग्नोर, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, दोनों पे ध्यान देना है। कंसिडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि बच्चे का जो इमोशन है और लर्निंग वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। और आप देखिए हर एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन आता है, हर जो जितना भी एग्जाम होता है उसमें इस पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि इमोशन और लर्निंग जो है वो एक दूसरे पर प्रभाव डालती है, ठीक है। कंसिडर दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, ये दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, ये नहीं कह सकते जब तक कि क्वेश्चन में जजोंक न लिखा हो। बस जजोंक ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि कॉग्निटिव अलग चीज है और लर्निंग अलग चीज है। बाकी ऐसे होता क्या है, कॉग्निटिव और लर्निंग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की अपेक्षा किसी का नहीं, अपेक्षा क्यों करना है, संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और भावनाओं की उपेक्षा, किसी की उपेक्षा नहीं करनी है। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To encourage meaningful learning, students should be motivated to set, इसमें जो है स्टूडेंट को, जब भी आप स्टूडेंट को क्या कहता है, हमेशा लर्निंग गोल सेट करने के लिए कहता है रेदर देन परफॉर्मेंस। ठीक है, हमेशा स्टूडेंट को जो है किसके लिए मोटिवेट करेंगे कि तुम लर्निंग गोल सेट करो रेदर देन की परफॉर्म। अगर आप पहले ही उसको ये गोल सेट करवाएंगे, लर्निंग जो है कभी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि तुमको फर्स्ट करके दिखाना है, नहीं, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमको फर्स्ट करके दिखाना है, तुमको ये इतना नंबर ला के दिखाना है, आप उसको लर्निंग कराइए, आप उसको सिखाइए। जब उसकी लर्निंग होगी तो परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस का ही गोल सेट करा देंगे कि तुमको इतना नंबर लाना ही है तो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले गोल किसका सेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए लर्निंग के लिए, परफॉर्मेंस तो अपने आप हो जाता है, ठीक है। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में, इसमें जो है हिंदी में लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है, हिंदी में लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है, क्योंकि देखिए
इंग्लिश में क्या होता है, रेदर देन लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस को ना करके लर्निंग का गोल करना चाहिए। इसी चीज को अगर हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, उपलब्धि को ना करके उद्देश्य को करना चाहिए। इसमें हिंदी में अगर करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, और इंग्लिश में अगर करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सीटेट ने भी इसका हिंदी में ये आंसर माना है और इंग्लिश में जो है ये आंसर माना है, ठीक है। अब ये 27 नंबर क्वेश्चन, What do errors in students work indicate? गलतियां, बच्चे तो गलतियां करेंगे ही, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इस पर भी एक क्वेश्चन हर बार आना ही आना, इसलिए आप इसको एक अच्छे से समझ लीजिए कि गलतियां क्या है, एरर क्या है, पार्ट ऑफ लर्निंग है। अगर बच्चे गलतियां करेंगे तो ही बच्चे सीखेंगे, अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो वो करेंगे ही नहीं, तो सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। Students inferior cognitive capabilities as compared with other peers, ठीक है। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के अन्य समकक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता बच्चे का गलती यह दिखाता है कि वे दूसरे बच्चे से कितना तेज है या कितना कमजोर है, ये नहीं दिखाता है। बच्चे का लर्निंग जो है वो एक पॉजिटिव चीज होता है कि बच्चे करते हैं तभी सीखते हैं, ये नहीं, इसलिए गलती को इम्पोर्टेंट नहीं देना है कि वो जो है देखेंगे कि ये इतना गलती किया तो ये उस बच्चा से इतना कम तेज है या उस बच्चा से उतना ज्यादा तेज है, उसके पीयर से कंपैरिजन करेंगे, नहीं। स्टूडेंट्स डिमोटिवेशन सिंस लर्निंग इज टोटली कंटिंजेंट अपॉन एक्सटर्नल रिवार्ड्स, विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी इनाम पर निर्भर है। इससे यह पता चलता है कि सीखना जो है, लर्निंग जो है, वो जब बच्चे को एक्सटर्नल रिवार्ड मिलेगा तभी वो सीखेगा। इसलिए पता चल रहा है कि बच्चा बिल्कुल मतलब अगर वो गलती कर रहा है इसका मतलब वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है, डिमोटिवेटेड है, इसलिए वो गलती कर रहा है क्योंकि हम लोग उसको एक्सटर्नल रिवार्ड नहीं दे रहे। ये भी एक गलत बात है, बच्चा इसलिए नहीं गलती कर रहा है कि वो डिमोटिवेटेड है, बच्चा गलती करेगा तो ही सीखेगा, वो कर तो रहा है, कम से कम गलती ही कर रहा है लेकिन कर तो रहा है, करना जरूरी है, करेगा तभी तो सीखेगा। स्टूडेंट्स इनएबिलिटी फॉर मीनिंग मेकिंग विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अडल्ट्स, वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। कह रहा है कि अगर कोई बड़ा आदमी उसको सिखाएगा ही नहीं तो वो सीख ही नहीं पाएगा, इसलिए खुद से करने में वो गलत कर रहा है, ये नहीं है, ये दिखा रहा है स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। ये जो लाइन है ये एक बहुत काम की लाइन है, आप याद रखिएगा, ये लाइन जहां भी मिल जाए वो ऑप्शन आपका सही होगा। ये पियाजे भी कहते हैं, पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा भी सोचता है लेकिन क्वालिटी में डिफरेंट होता है, क्वांटिटी में सेम होता है। इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के भी कभी पूछा जाता है कि बच्चा जो सोचता है वो एडल्ट से क्या होता है, एडल्ट से कम सोचता है, एडल्ट से ज्यादा सोचता है, या इसके भी 2, 3, 4 तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन इसमें याद रखना है बच्चा जो है जितना अडल्ट सोचता है, अमाउंट जितना अडल्ट सोच सकता है, बच्चे का भी थिंकिंग उतना ही होता है जितना अडल्ट का होता है, ठीक है। लेकिन ये क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होता है, क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होता है, बड़े से अडल्ट से डिफरेंट, लेकिन अमाउंट सेम। आप जितना सोचते हैं, जितना आप सोचते हैं बच्चा भी उतना ही सोचता है, लेकिन बच्चे का क्वालिटी, आप किसी और बात के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सीटेट कैसे क्वालिफाई करे, पता नहीं कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करे जो सीटेट क्वालिफाई कर जाए, और बच्चा जो है वो सोच रहा है कि पता नहीं मेरे पापा मेरा नया खिलौना कब ला कर देंगे। सोचता वो भी उतना ही है जितना आप सोचते हैं, लेकिन क्वालिटी में अंतर होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात। और इस पर एक क्वेश्चन आना ही आना, इस एक लाइन पर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल
as well as environmental factors. Which of the following statement is correct in this context? कह रहा है कि लर्निंग जो है वो अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है। मतलब आपका जो इंटरनल है उससे भी प्रभावित है और जो बाहरी है पर्यावरणीय कारक क्या होता है, बाहरी इन्वायरमेंटल, और खुद का, उससे दोनों से प्रभावित है। इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल, ये तो सही लग रहा है, बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स। बाकी ऑप्शन देखते हैं। रिलीजन एंड अटेंशन बोथ आर पर्सनल। रिलीजन जो है ना ये पर्सनल नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। रिलीजन जो होगा वो पर्सनल नहीं होगा, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो हमारा पर्सनल होता है, किस चीज के प्रति हमें इंटरेस्ट होगा ये पर्सनल होता है। अब इसमें देखिए अटेंशन जो है वो पर्सनल है, अटेंशन हमारा पर्सनल है, लेकिन रिलीजन पर्सनल नहीं हो सकता। इंटरेस्ट जो है वो हमारा पर्सनल चीज है कि हमको किस में इंटरेस्ट है, लेकिन कम्युनिटी जो है वो एक इन्वायरमेंटल चीज है। इन्वायरमेंटल मतलब जो आपका खुद का अंदर का चीज नहीं है, बाहर का चीज है। एज एंड स्कूल बोथ आर इन्वायरमेंट। स्कूल तो इन्वायरमेंटल है, स्कूल इन्वायरमेंटल है, लेकिन एज क्या है? एज आपका खुद का है ना, उसमें इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए इसका फर्स्ट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर है। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों अवधान मतलब अटेंशन। अरे इसमें भी ऑप्शन गलत दे दिया। यहाँ कक्षाई शिक्षा शास्त्र ना दे करके यहाँ देना था रिलीजन। ये देखो हिंदी में इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हुए जिसमें हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शंस अलग अलग है, तो इसको आप इंग्लिश में ही समझिए क्योंकि हिंदी में ऑप्शन ही इसके गलत है। ठीक है, फिर भी इसका आंसर यही सही होगा। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। रुचि अपना पर्सनल है, समुदाय पर्यावरणीय है। उम्र और विद्यालय दोनों विद्यालय पर्यावरणीय है, दोनों नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A socio-constructivist frame, learning and knowledge is। सोशियो-कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की किस पे जोर देते हैं? सोशियो लर्निंग। वाइगोत्स्की जो है इसको तीन चीज से याद रखना है। सोशल पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि बच्चा हमेशा सोशल होगा तभी सीखेगा, और वाइगोत्स्की लैंग्वेज पर भी बहुत ज्यादा जोर देते हैं, और कल्चर, इस तीन चीज पर वाइगोत्स्की बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगोत्स्की है। ट्रांसमिटेड बाय द टीचर टू द लर्नर, मतलब कह रहा है कि टीचर जो है वो बच्चे को सिखा देगा। ठीक है। डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली अगर पियाजे होता तो शायद ये अगर यहाँ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं होता, सिर्फ कंस्ट्रक्टिविस्ट होता, तो ये ऑप्शन चल भी सकता था, लेकिन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर होगा को कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स विद सपोर्ट ऑफ टीचर। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या मानते हैं कि टीचर और लर्नर दोनों मिलकर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, शायद अगर पियाजे होता, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता, सोशियो नहीं होता, तब इसका आंसर सेकंड हो जाता, लेकिन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। डायरेक्टेड एंड डिक्टेटेड ओनली बाय द टेक्स्ट बुक, ये ओनली टेक्स्ट बुक तो गलत ही ऑप्शन होता है हमेशा। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से तब होता जब पियाजे की बात होती, लेकिन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी वाइगोत्स्की की बात हो रही है, इसलिए ये आंसर सही आंसर है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए। एक इस क्वेश्चंस में और क्वेश्चन आया हुआ हमारा रह गया है जो मैंने जानबूझकर छोड़ा था, आज मैं उसको क्लियर कर ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9,
और वो मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि YouTube पे जितने भी टीचर हैं सब ने उसका आंसर अलग ही बताया था, लेकिन उसका सीटेट जो आंसर बता रहा है वही बता रहा है जो मैं उसका आंसर जान रही थी, इसलिए मैं उसको पहले अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, ए चाइल्ड इन द क्लासरूम हिट्स हिज हर क्लासमेट्स इन द सेम वे दैट ही सी हैज सीन बीइंग पनिश्ड एट होम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण। तो इस जितने भी टीचर है वो इसका आंसर सोशल कंस्ट्रक्ट बताते हैं, लेकिन इसका आंसर जो सीटेट ने माना है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग माना है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन में अंतर है, तो जिसने भी इंग्लिश में टिक किया है उसका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सही है और जिसने भी हिंदी में टिक किया उसका अवलोकन अधिगम सही है। ठीक है, इस बार ऐसा ही किया गया, अगर आपने हिंदी में टिक किया तो उसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे, अगर जिसने इंग्लिश में ये टिक किया उसको मिला और जिसने हिंदी में ये टिक किया उसको मिला। ये एक सामाजिक संरचनावाद नहीं है। सामाजिक संरचनावाद मतलब होता है कि समाज का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। जैसे कि कोई बच्ची देखती है कि मेरी माँ ऐसे बाल झाड़ती है, ऐसे सिंदूर लगाती है, ऐसे लिपस्टिक लगाती है, ऐसे तैयार होती है, और वो देखने के बाद वो उसी चीज को फिर करती है। तो ये आप लोगों ने वेंड्यूरा का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी पढ़ा होगा। वेंड्यूरा के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में ये बताया गया कि कैसे बच्चा देखता है फिर उसके माइंड में वो बात रहता है, बाद में उसी चीज को वो नकल करता है। जैसे बच्चा अपने पापा को देखेगा कि पापा सेविंग कर रहे हैं, उसके माइंड में वो रह गया, पहले अटेंशन होगा, वो देखेगा, फिर रिटेंशन होगा, फिर उसके माइंड में वो बात रह जाएगी और फिर वो उसी चीज को करेगा, फिर इमिटेशन करेगा। ठीक है, तो ये वेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं वेंड्यूरा के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। बॉब डॉल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और ये उसी वेंड्यूरा के ऑब्जर्वर लर्निंग से ये उसी थ्योरी से क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसका आंसर सोशल कंस्ट्रक्शन बता रहे थे, जबकि एनालिसिस चल रहा था, एग्जाम एनालिसिस, जब तक कि सीटेट ने अपना रिजल्ट नहीं दिया था। लेकिन जब सीटेट ने अपना रिजल्ट दिया तो वही आंसर इसका आया जो मैं बता रही थी। तो इसका आंसर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सीटेट के द्वारा भी, सीटेट ने भी इसका आंसर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग माना है। और जब आप वेंड्यूरा की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही है। सोशल कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, बच्चा सेम टू सेम नकल नहीं करता, सेम टू सेम नकल नहीं करता, बल्कि उसको सोसाइटी का प्रभाव होता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो सेम टू सेम नकल कर रहा है। तो ये वेंड्यूरा के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, होप कि आपको सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसको पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ताकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर सामने आपके आ जाए तो आप आराम से बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।